हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम आपको लेक्चर नंबर 4 की बात करेंगे। क्योंकि अभी तक के 3 लेक्चर में मैंने आपके उन बातों का जिक्र किया जिनकी ज़रूरत हमको क्लासिफिकेशन में पड़ती है। क्योंकि आपने पढ़ा कि एनिमल किंगडम में बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनको इंडिविजुअली पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए क्लासिफिकेशन एक क्राइटेरिया बनाया गया, ग्रुप्स बनाए गए, और ताकि इससे हम उस ग्रुप के जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं उनमें उनको हम पढ़ सकें और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा समझ ज्यादा सकें, कम पढ़ के भी ज्यादा समझ सकें। तो बेसिक बातें हम लोगों ने कर ली थी कि किन किन आधार पे हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है। आज से हम शुरू कर रहे हैं पहला फाइलम इसका, दैट इज फाइलम पोरीफेरा। सब पोरीफेरा का नाम जो रखा गया, पोरी वर्ड जो बना हुआ है दैट मीन्स होता है पोरस। पोरस मतलब छेद, यानी एक ऐसे जानवर या ऐसे जानवरों का समूह जहां पर शरीर पोरस होता हो। अब इस जगह पे पोरस शब्द का मतलब जो है वो ऑस्टिया से लिया जाता है। इनके शरीर में कई सारी ओपनिंग्स होती है, उसे हम ऑस्टिया कहते हैं। हालांकि कुछ जगह पर इसको माउथ शब्द से भी लिखा गया है कि एनिमल्स हैविंग मेनी माउथ, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा सर, माउथ बहुत ज्यादा सही वर्ड नहीं है, क्योंकि माउथ शब्द का प्रयोग उस जगह किया जाना चाहिए जहां आपके पास एलिमेंट्री कैनाल हो। तो सर पोरीफेरा में एलिमेंट्री कैनाल का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि यहाँ टिश्यू नाम का शब्द तो है नहीं, इसलिए एलिमेंट्री कैनाल शब्द है नहीं। लेकिन फिर भी आप कई जगह पर शब्द सुनेंगे कि सर एनिमल हैविंग मेनी माउथ, यानी जिसमें बहुत सारे मुंह होते हैं, लेकिन उस माउथ का ताल्लुक ट्रू माउथ से नहीं है, ऑस्टिया से है। बट वन एनस, एक एनस की बात की जाती, हालांकि एनस भी यहाँ पर नहीं होगा, और जिसको हम एनस के नाम से जानते हैं एंड दैट इज टेक्निकली नेम्ड एज ऑस्कुलम। तो ऐसा हो सकता है कहीं आपको लिखा हुआ मिले कि भाई एक ऐसा जानवर या हम नाम दें ऐसा फाइलम जहां पर बहुत सारे माउथ और एक एनस पाई जाती हो, लेकिन ध्यान रखिएगा माउथ ऑस्टिया को कहा गया है और एनस ऑस्कुलम को कहा गया। खैर, अगर हम अपने टॉपिक में हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम पोरीफेरा जब पढ़ने जा रहे हैं तो पोरीफेरा का मतलब शरीर काफी पोरस होगा और उसमें बहुत सारे छेद होंगे। अब इसके साथ लंबी कहानी ये है कि शुरू में लोग इसको एनिमल मानने को तैयार ही नहीं थे। तो एक रॉबर्ट ग्रैंट नाम के व्यक्ति हैं, नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं खाली ओरल बोल दे रहा हूं, जिन्होंने इसका नाम रखा इसके शरीर की संरचना को देख करके। लेकिन इनके अंदर एनिमल लोग मानने को तैयार नहीं थे। इसकी वजह यह है कि ये सर अपीयरेंस इसका ऐसा था, लेकिन कंट्रीब्यूशन जाता है एलिस नाम के वैज्ञानिक को, जिन्होंने इसको एनिमल का दर्जा दिलाया। इन्होंने प्रूफ किया एनिमल और उसके पीछे तर्क दिया दैट इज इसका एक बड़ा पिक्यूलियर सिम्टम है या कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज वाटर कैनाल सिस्टम। खैर, ये तो इसकी बैकग्राउंड की बातें हो गई। सर स्टार्ट करते हैं। मेंबर्स ऑफ द दिस फाइलम और कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, बिल्कुल सही बात है। हम जब जनरली स्पॉन्जेस का जिक्र करते हैं और कभी स्पॉन्ज आता है तो हम फिलहाल उसे पोरीफेरा ही समझते हैं। तो आप इसके मेंबर जब अभी देखोगे, देखिएगा अक्सर हम उन्हें स्पॉन्ज कहते हैं, जैसे बाथ स्पॉन्ज या ऐसा एक नाम होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह हम स्पॉन्ज कहें, लेकिन जनरली हम इनको स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। सर यस, द जनरली मरीन, इस जगह पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये जनरली मरीन है, यानी ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि सभी के सभी मेंबर मरीन हैं। जैसा हम कहीं आगे चल के कहेंगे, टीनोफोरा एक फाइलम है, कंप्लीट एक्सक्लूसिव मरीन है, इकानोडर्मिटा एक फाइलम है जो पूरी तरह से मरीन है, लेकिन इसके ज्यादातर मेंबर जो हैं वो मरीन हैं, समुद्र में हैं। फिर दूसरा शब्द लिखा है दैट इज अ मोस्टली एसिमेट्रिकल, ज्यादातर जो ये जानवर हैं वो मोस्टली एसिमेट्रिकल है। ये मैंने सिमेट्री पढ़ाते वक्त आपको बता दिया था, सिमेट्रिकल इसमें नहीं नजर आता, लेकिन फिर भी ये बात कही गई थी कि सर दो एक्सेप्शन आप जरूर ध्यान रखें। एक सर साइकॉन, जिसका डायग्राम आपकी किताब में यहाँ बना हुआ होगा, ये देखें दिस वन, दिस,
और दूसरा एक एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलोनिया। ये टेक्स्ट बुक में आपके नहीं बना हुआ है, लेकिन ये दो ऐसे थे एक्सेप्शनल जहां रेडियल सिमेट्री का जिक्र हुआ करता है। तो दो बातें हमने कर ली कि जनरली इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब को हम स्पॉन्जेस कहते हैं, राइट। दूसरी बात कही गई कि सर ये जनरली मरीन होते हैं, सारे तो सारे मरीन नहीं हैं, लेकिन ज्यादातर मेंबर जो है वो इसके मरीन हैं। तीसरी बात कही गई कि मोस्टली एसिमेट्रिकल है, तो एसिमेट्रिकल मोस्टली है, सभी एसिमेट्रिकल नहीं है। फिर these are primitive multicellular organ animals having the cellular grade of body of organization। प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ जब किंगडम एनिमलिया आया तो सर एनिमलिया का सबसे पहला फाइलम यही है, और फाइलम के साथ साथ यहाँ जो बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ सेलुलर ग्रेड का है, यानी यू कैन से द स्पॉन्जेस आर नथिंग बट से क्लस्टर ऑफ सेल्स। ये सिर्फ कोशिकाओं का गुच्छा है, ऐसे समझिए, जब आप चाहें तो इनको बिखरा सकते हैं। तो ग्रुप यानी मल्टीसेलुलरिटी जरूर शुरू हुई, लेकिन ये सेल्स ऑर्गेनाइज होकर के किसी भी टिश्यू में या किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील नहीं हुए हैं। सर ये बात जरूर समझनी चाहिए। तो इसीलिए हम इनका जो बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसे हम सेलुलर ग्रेड का ही ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फिर एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम। तो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज्यादा पॉपुलर वर्ड नहीं है, वाटर कैनाल सिस्टम, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक शब्द और होता है, दैट इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, सर दोनों में बहुत अंतर है। जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इट्स ए फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा काफी आगे जाके इन्वर्टिब्रेट में मिलता है, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से नहीं देखेंगे तो लगेगा वेस्कुलर यानी ट्यूबुलर, और ट्यूबुलर का मतलब आप कैनाल से जोड़ दोगे, इसलिए ये बात बहुत अलग से समझ के रखिएगा। और जब भी आप वाटर कैनाल या वाटर ट्रांसपोर्ट शब्द पढ़ें तो प्लीज सर इस जगह जरूर एक बार जहन में देखिएगा कि सर ये चीज आप कंफ्यूज तो ना हो। फिर इनका काम क्या होता है, इनके शरीर में अगर हम इन्हीं साइकॉन में ही लेके कहें तो बहुत सारे छेद होते हैं। तो पानी इन ऑस्टिया के रास्ते अंदर जाता है, अंदर अंदर एक कैविटी होती है, इसे स्पॉन्जोसील कहते हैं, और फिर ये ऑस्कुलम के रास्ते बाहर निकल जाता है, दिस वन। तो ये वाला हिस्सा तो ऑस्टिया कहलाया, दिस, और ऊपर वाला हिस्सा ऑस्कुलम कहलाया। तो सिंपल सा एक फिनोमेना है कि सर पानी लगातार ऑस्टिया के रास्ते, जितने भी ऑस्टिया उनके थ्रू आता है और आकर के सर ऑस्कुलम के रास्ते निकलता रहता है। इससे लगातार पानी आने से सर खाने पीने की चीजें उसी के साथ आती हैं। तो ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है दैट हेल्प इन द मेनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, डाइजेशन में यानी न्यूट्रिशन में मदद करता है, रेस्पिरेशन में क्योंकि बहुत सारी गैसेस भी डिजोल्व होती हैं आपके पानी में, उसमें मदद करता है, इवन एक्सक्रीशन में, इंडिविजुअली सेल क्योंकि सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो यूनिट की तरह तो काम करेगी नहीं, तो हर सेल अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट भी पानी में डाल देती। तो तीन तो बड़े महत्वपूर्ण फंक्शन है कि वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो न्यूट्रिशन में मदद करता है, सर रेस्पिरेशन में मदद करता है और एक्सक्रीशन में मदद करता है। लेकिन सर इट ऑल्सो हेल्प इन द रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये गैमीट बनाना शुरू कर देते हैं। ये अलग बात है कि इनमें गोनेड नहीं है। गोनेड अगर आप कह दोगे तो सर वो सेलुलर ग्रेड कहाँ रह जाएगा। तो यहाँ पर गैमीट बनता है, सीधे सेल से गैमीट में तब्दील होती हैं, तो गैमीट भी इस पानी के रास्ते एक स्पॉन्ज से दूसरे स्पॉन्ज तक पहुंचता है। ये लाइन को देखते हैं, sponges have water transport canal system. Water enters through the minute pore bulidostia in the body wall into the central cavity, that's a spongocoel. सर स्पॉन्जोसील में सील शब्द से कंफ्यूज मत होइएगा कि हम सीलोम की बात कर रहे हैं। सीलोम तो आपको ध्यान होगा काफी देर में आपको पढ़ना है एनलीडा से। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, और फिर ऑस्कुलम से निकल जाता है। यही बात मैंने आपको यहाँ दिखानी चाहिए कि सर पानी ऑस्टिया यानी माइन्यूट पोर से अंदर जाता है, अंदर जो कैविटी है वो स्पॉन्जोसील है, और फिर ये एक सिंगल पोर है दैट इज ऊपर पाया जा रहा है, उसे हम ऑस्कुलम कहते हैं, उसके रास्ते वो निकल जाता है। फिर बात आई कि इसका फायदा, ये जो पाथवे ऑफ वाटर
ट्रांसपोर्ट है, जो पानी आप देख रहे हैं कि शरीर के अंदर से होता हुआ जा रहा है। हेल्प इन फूड गैदरिंग, तो ही हमने आपसे कहा न्यूट्रिशन। फिर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रेस्पिरेशन में मदद करेगा गैसेस एक्सचेंज में, एंड रिमूवल ऑफ द वेस्ट, एक्सक्रीशन में। लेकिन मैंने गैमीट का भी जिक्र आपसे इसलिए किया क्योंकि आपके दिमाग में रहे कि सर यहाँ पर गैमीट बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोग वेट करते हैं कि जब तक गोनैड नहीं होगा तब तक गैमीट नहीं बनेगा, तो यहाँ पर गैमीट बनता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल है जो इस जगह की विशेषता है, दैट इज अ कॉनोसाइट। यस, दिस वन। कॉनोसाइट को हम लोग कॉलर सेल भी कहते हैं, कि कभी आप कॉनोसाइट का फीचर डायग्राम बना के देखेंगे तो यस, इस तरह की सेल होती है ये। इवन कॉलर सेल की जगह आप फ्लैजेलेटेड सेल भी कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइक दिस। एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक सेल है, दैट इज कॉनोसाइट। तो कॉनोसाइट्स या कॉलर सेल लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स, जो रास्ते में कैनाल्स होती हैं उस वाटर कैनाल सिस्टम में, फिर उसको लाइन करती है। और ये कॉनोसाइट स्पॉन्जेस का सबसे पिक्यूलियर फीचर है। हालांकि इसमें बहुत प्रकार के सेल पाई जाती हैं, जैसे बाहर की तरफ आप देखोगे इसकी जो बॉडी वॉल होती है डिप्लोब्लास्टिक है, तो बाहर आपके पास यहाँ पर पिनाकोसाइट है दिस, और अंदर की तरफ जो है वो जो स्पॉन्जोसील को लाइन करती है वहाँ कॉनोसाइट है। इवन ऑस्टिया की जो ओपनिंग यहाँ दिखाई दे रही है, इस जगह पर भी एक नाम आता है पोरोसाइट, और इसके अंदर भी बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, आर्क्योसाइट, अमीबोसाइट, थीसोसाइट, ट्रूफोसाइट, लाइक दैट, ऐसे नाम है। तो एक बहुत पॉपुलर सवाल है, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे जरूर मिलेगा, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑफ द स्पॉन्जेस। तो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑफ द स्पॉन्जेस द कॉनोसाइट। लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना दिया हो तो आप चूज करिएगा पोरोसाइट, पिनाकोसाइट चूज नहीं करेंगे। 99% आपको आंसर यही मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर ना मिले तो पोरोसाइट विल बी योर आंसर। खैर, तो आगे की बात हो गई। फिर बात आई डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर है। सर यहाँ पर एक्स्ट्रासेलुलर यानी स्पॉन्जोसील जो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे इस जगह पे, ये डाइजेस्टिव ट्यूब की तरह काम नहीं करता है। इसके बाद जो फाइलम आएगा दैट इज सिलेंट्रेटा, वहां से पहली बार जो सेंट्रल कैविटी होगी दैट विल एक्ट एज ए सर एलिमेंट्री कैनाल, और वहां से पहली बार एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन पूरा होगा। तो यहाँ डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर है। इंट्रासेलुलर में भी अगर आप सेल से वाकिफ होना चाहते हैं तो थोड़ा सा डाइजेशन इसी कॉनोसाइट में पूरा होगा, और थोड़ा एक दूसरी सेल है उसे कहते हैं ट्रोफोसाइट, लेकिन रहेगा हमेशा दैट इज इंट्रासेलुलर। तो फर्स्ट फाइलम जहां से एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन शुरू होता है दैट विल द सिलेंट्रेटा। फिर द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन, यहाँ पे स्केलेटन आ जाता है, लेकिन ये ट्रू स्केलेटन नहीं है। ट्रू स्केलेटन जब भी आप कहेंगे तो उसकी ओरिजिन जो है वो मीजोडर्मल होनी चाहिए, ये बात तो आपको ध्यान रखनी चाहिए। भाई अगर स्केलेटन मीजोडर्मल नहीं हुआ तो हम कैसे कह दें भाई स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटल टिश्यू जो आप नाम देते हो ऑरिजिन तो मीजोडर्मल है, तो ये ट्रू स्केलेटन नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जो इसको एक शेप प्रोवाइड करता है स्केलेटन का, ये भी एक काम होता है, एंड दैट इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल एंड स्पॉन्जिन फाइबर। इवन कई स्पॉन्जेस तो मेंशन्ड हैं जहां दोनों चीजें पाई जाती हैं। और स्पिक्यूल को भी अगर आप देखें तो सर दो तरह के स्पिक्यूल्स हैं, कहीं पर कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल्स हैं और कहीं पर सिलिका के स्पिक्यूल्स हैं। सिलिका, अब जहां सिलिका होगा जाहिर है वो चमकदार होगी, कैल्शियम कार्बोनेट में चमक तो होती नहीं है। तो इसलिए अगर आप कभी पढ़ते हो वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट, यानी एक ऐसा एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा यू प्लैक्टेला, तो वो काफी खूबसूरत होता है, वो इसलिए कि सर उसमें जो स्पिक्यूल्स हैं वो सिलिशियस हैं, सिलिका हैं, तो वो चमकते हैं। खैर, तो स्केलेटन यहाँ पर पाया जरूर जा रहा है, लेकिन इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये ट्रू स्केलेटन नहीं है, खाली सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। वो या तो स्पिक्यूल का होगा या स्पॉन्जिन फाइबर का होगा या दोनों का होगा, और स्पिक्यूल का जिक्र होगा तो सर या तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा या सिलिका होगा। फिर है सेक्सेस और नॉट सेपरेट, यानी वो हर्माफ्रोडाइट हैं, आप चाहें तो बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा एक ही सेक्स पर दोनों गैमीट पाए जाते हैं, गोनैड शब्द नहीं है। ये बड़ा पॉपुलर शब्द है, क्योंकि जैसे हम गैमीट पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है यार गोनैड भी होना चाहिए, गोनैड नहीं हो सकता, क्योंकि टिश्यू या ऑर्गन शब्द का प्रयोग तो करेंगे ही नहीं। और अगर दोनों गैमीट एक ही जगह पर हैं तो सर क्रॉस या सेल्फ
क्योंकि यहां तो लिखा जा रहा है एग एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, लेकिन विदाउट गोनैड, तो सर क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर जो स्पॉन्जेस होते हैं वो प्रोटोगाइनस होते हैं। प्रोटोगाइनस का मतलब हुआ, प्रोटो मतलब पहले और गाइनी मतलब फीमेल। उनमें एग का मैचुरेशन पहले हो जाता है और स्पर्म का मैचुरेशन देर में होता है। तो अगर कोई भी ऐसा हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म देखें जहां दोनों गैमीट एक साथ मैच्योर ना होते हों, जाहिर तौर पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। फिर स्पॉन्जेस आर रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन, यानी जो स्पॉन्जेस होते हैं ये खुद ही कई टुकड़ों में टूट जाते हैं, ऐसे टूटते चले जाते हैं। और सभी सेल्स के अंदर जो है, सभी पार्ट के अंदर आर्कियोसाइट नाम की एक सेल पाई जाती है, क्योंकि एक ऐसी सेल है जो टोटीपोटेंट होती है। तो ये आर्कियोसाइट ही रिस्पॉन्सिबल है स्पॉन्जेस में रीजनरेशन के लिए। तो जितने भी टुकड़े आप स्पॉन्जेस के कर देंगे, वो हर टुकड़ा जिसमें एक भी आर्कियोसाइट होगी, वो दैट विल डेवलप इनटू द कंप्लीट स्पॉन्ज। इसलिए जब कभी जिक्र होगा मैक्सिमम, हम मैक्सिमम की बात करें कि सर मैक्सिमम जो है वो जो है रीजनरेशन कहाँ होता है, तब हम आंसर करते हैं दैट इज स्पॉन्जेस। रीजन यही है। लेकिन जब सेक्सुअली बात करते हैं, सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो हम गैमीट का जिक्र करते हैं। और वही बात मैंने आपको बताई कि गैमीट बनते हैं वाटर कैनाल सिस्टम की मदद से, वो ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है। फिर फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, जाहिर है दोनों गैमीट पानी में रिलीज नहीं होते हैं। सर एक ही गैमीट यानी जो मेल गैमीट है वही पानी में रिलीज होगा और ओवा पानी में रिलीज नहीं होता। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, यानी लार्वल स्टेज पाई जानी चाहिए। तो यहाँ पे जो दो प्रकार के लार्वा हैं, दैट इज पैरेन्काइमुला लार्वा एंड एम्फीब्लास्टो लार्वा। इन दोनों प्रकार के लार्वा में एक खास बात होती है कि दैट इज अ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, क्योंकि जो एडल्ट होते हैं सामान्यतः वो स्थिर रहते हैं एक जगह। देखिए आप जैसे साइकॉन दिखाया जा रहा है या ल्यूकोसोलोनिया की कॉलोनी आप पढ़ोगे तो वो स्थिर हैं, सेडेंटरी लाइफ है। लेकिन जो ये होते हैं दे आर सिलिएटेड, तो सिलिएटेड होते हैं तो जाहिर है फ्री स्विमिंग होना चाहिए। तो ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि कॉमनली हम इनको स्पॉन्जेस कहते हैं। ज्यादातर मेंबर इसके समुद्र में पाए जाते हैं। मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं वो एसिमेट्रिकल हैं, लेकिन साइकॉन और ल्यूकोसोलोनिया जो हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। सर पहले मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जहां सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया। यहाँ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक कैनाल सिस्टम पाया जाता है। वाटर वेस्कुलर से इसको अलग रखिएगा। वाटर इनके ऑस्टिया के थ्रू अंदर जाता है, स्पॉन्जोसील से होता हुआ ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। सर फूड गैदरिंग यानी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ द वेस्ट यानी एक्सक्रीशन में मदद करता है। लेकिन ये रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है। क्वानोसाइट इसकी सबसे कैरेक्टरिस्टिक सेल है जो अक्सर स्पॉन्जोसील को और कैनाल को लाइन करती है। डाइजेशन हमेशा इंट्रासेलुलर है। स्पॉन्जोसील को डाइजेस्टिव ट्यूब नहीं माना जाएगा। इसमें स्केलेटन पाया जाता है लेकिन वो वास्तविक स्केलेटन नहीं होता है। दैट इज मेड अप ऑफ ईदर स्पिक्यूल या स्पॉन्जिन फाइबर। स्पिक्यूल में भी जिक्र किया कि सब दो प्रकार के हैं, कहीं कैलकेरियस और कहीं सिलिका। सेक्सेस अलग अलग नहीं होते, यानी हर्माफ्रोडाइट होते हैं। एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम इंडिविजुअल, लेकिन अलग अलग समय मैच्योर होते हैं, इसलिए फर्टिलाइजेशन क्रॉस ही होता है। एसेक्सुअली अगर इनको रिप्रोड्यूस करना है दैट इज बाय फ्रैगमेंटेशन, और सेक्सुअल के लिए तो गैमीट की बात की गई। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, यानी सिर्फ मेल गैमीट पानी में रिलीज होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। जो लार्वल स्टेज होगी दैट इज अ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट स्टेज बिकॉज दैट्स अ सिलिएटेड एंड फ्री स्विमिंग। लेकिन इसके साथ एक और जिक्र हम कर दें आपको, एक शब्द आता है जेम्यूल फॉर्मेशन। सर ये सभी स्पॉन्जेस में नहीं होता, जो कुछ फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस होते हैं उन्हीं में ये जेम्यूल फॉर्मेशन कह होता है, एंड दैट इज इंटरनल बडिंग। इसे हम इंटरनल बडिंग कहते हैं। ये इंटरनल बर्डिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऐसी बर्ड्स होती हैं, ऐसे समझ लें, जो पहले स्पॉन्जोसील में रिलीज होते हैं। जैसे आप अपने इस डायग्राम में देखें, जो पहला डायग्राम इसमें शो किया गया है दिस, तो ये एक्सटर्नल बर्डिंग है। जो बर्ड निकली है वो बाहर की तरफ निकली है।
तो जब हम बडिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमेशा बाहर एक्सटर्नल होती है, लेकिन जेम्यूल फॉर्मेशन जो है ये ग्रुप ऑफ सेल्स अलोंग विद द आर्क्योसाइट सराउंडेड बाय अमीबोसाइट्स। तो सर ये सबसे पहले स्पॉन्जोसील में रिलीज होती है, फिर ऑस्कुलम से बाहर निकाली जाती है, एंड दैट इज इंटरनल बडिंग। जेमुल फॉर्मेशन के इसके बहुत फायदे हैं कि कोई हैर्श कंडीशन है ऐसे समय जहां पानी नहीं होता है, उस समय भी अपने आप को ये बचा ले जाते हैं, तो ये इनके लिए एक बड़ा एडवांटेज होता है इस वजह से। अब हम एग्जाम्पल को देखें तो एग्जाम्पल हमारे पास गिन केस में 3 दिए गए हैं। एक साइकॉन दिया गया है जिसका डायग्राम पहला वाला था, दूसरा स्पॉन्जिला दिया गया है, दैट्स अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो सर इसी स्पॉन्जिला में मैंने जेम्यूल का जिक्र किया कि अगर जेम्यूल की बात आए तो इस जगह कर सकते हैं, और एक है यू स्पॉन्जिया जिसे हम बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। सर इसमें ध्यान ये देना है आपको कि सर जो आपकी फोटो बनी हुई है दिस वन, देखिए जो पहला वाला जो डायग्राम बना है एंड दिस वन इज द साइकॉन, सेकेंड वाला हिस्सा जो है वो स्पॉन्जिया है, और थर्ड वाला जो डायग्राम है वो स्पॉन्जिला है। हालांकि एक एग्जाम्पल हम और एक्सपेक्ट करते हैं इस जगह पर, अब हम करते हैं तो जाहिर है आपको भी करना चाहिए, एंड यस आपने जरूर सुना होगा, एंड दैट इज यूप्लेक्टिला। इसी को हम वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, आप सब ने जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो सर गलत बात है, ये जानना चाहिए वीनस फ्लावर बास्केट। सर इसी का जिक्र मैं भी आपको कर रहा था कि जो हमारे स्पिक्यूल्स हैं वो सिलिशियस होते हैं, सिलिका के होते हैं, और इसी वजह से उनमें चमक होती है, देखने में थोड़े सुंदर लगते हैं, इसलिए इसकी तुलना एक सुंदर देवी से की गई, दैट्स ए वीनस। हाँ अलग बात है जापान में इसे वेडिंग गिफ्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। उसकी कहानी ये है कि जो हमारे पास वीनस फ्लावर बास्केट है इसमें श्रिम्प एक इंसेक्ट होता है, वो मेल फीमेल दोनों श्रिंक जो है वो इसके अंदर जाके छिप जाते हैं, रहने लगते हैं स्पॉन्जोसील में, और वहीं बड़े हो जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो ये बाहर से निकलने की कोशिश करें और नहीं निकल पाते, तो जीवन भर वो इसी के अंदर रह जाते हैं। तो इसी कल्पना के साथ या इसी थॉट के साथ जापानीज यूप्लेक्टिला को गिफ्ट देते हैं अपने जो कोलीग्स होते हैं वेडिंग गिफ्ट, ताकि जैसे वो मेल फीमेल जीवन भर साथ में रहे सर वैसे ही आपका रिश्ता मजबूत रहे, इसलिए ये वेडिंग गिफ्ट है। तो इस जगह पर वेडिंग गिफ्ट इन जापान के नाम पे 2 सवाल हैं, एक यहाँ से आता है और दूसरा आपके स्केलेटन से आता है, एंड दैट इज अ विश बोन। ये बर्ड्स में पाई जाती है विश बोन, विश इसीलिए कहते हैं क्योंकि भी वेडिंग गिफ्ट है जो दोनों क्लेविकल के फ्यूज होने से बनती है। ये फ्लाइट एडॉप्टेशन होता है, ये भी एक वेडिंग गिफ्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हमने ये फाइलम आपको एक तरह से शॉर्टली रिवाइज कराया। अब इस जगह पे जो संभव है इन टेक्निक से हम वही बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर इन वीडियोस को आप बार बार देखेंगे तो आपको धीरे धीरे वो मेमोराइज हो जाएगा। इसकी कोशिश जरूर करिएगा। कोई भी चीज मैं हर वीडियो में कहता हूँ शॉर्टकट नहीं होती है, क्योंकि हम हमेशा जो नया बच्चा है या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं, मैं हमेशा इस बात के खिलाफ रहता हूं कि आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। जब समझ लेंगे तो चीज़ें अपने आप मेमोराइज ज़रूर हो जाएंगी, इसका ज़रूर ध्यान रखें। और जो आप पढ़ते हैं, जैसे आज आप पूरी फेरा पढ़ रहे हैं, तो ट्राई टू मेमोराइज इट आफ्टर द सीइंग वीडियो। कई बार वीडियो को देखें तो धीरे धीरे वो मेमोराइज हो जाएगी, क्वेश्चंस उसी दिन कर लें तो भी बहुत फायदा होगा। तो यस, गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। कोई आपकी ख्वाहिश हो, कोई अच्छा लगता हो या ना लगता हो, वो कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और यस, हम चाहेंगे कि आप बेहतर करें, 2021 में बेहतर करें। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।